अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। वेलकम एवरीबॉडी एंड मैं इधर हूँ, अब्दुल्ला मेरे साथ हैं। बहुत सी बातें करनी है लेकिन एक बात पहले हम कर दें। जस्टिस हैज़ बीन सर्व्ड। आपको पता है कि जिस श्रीलंकन इंडिविजुअल को पाकिस्तान में मॉब वायलेंस की वजह से मारा गया था, वो फाइनली दैट केस हैज़ कम टू एन एंड और उसका जो रिजल्ट आया है, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो रिलीव्ड कि एटलीस्ट उनकी फैमिली वहाँ कुछ तो जस्टिस फील कर रही होगी कि चलो हमारा बंदा पाकिस्तान में इस तरह उसके साथ हुआ, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तानी अदालतों ने एक सही फेयर तरीके से उसमें जो प्राइमरी मुल्ज़िमान हैं उन्हें सजाए मौत, कुछ को उम्र कैद और मुतअद्दिद लोगों को इसके अलावा 2-2 साल कैद की सज़ा भी सुनाई गई है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये वाक़या, ये सज़ाएं डिटरेंस का काम करें और डिटरेंस के तौर पर लोगों के जहन में हमेशा बैठी रहें, क्योंकि इन सजाओं पर अमल दरामद होना भी जरूरी है। ये सजाएं सिर्फ अनाउंस होना नहीं, इन सजाओं पर अमल दरामद होना भी, और इसके बाद अपील का प्रोसेस, अभी तो ये प्रोसेस चलेगा लेकिन काम का आगाज हो गया है। ये वो नुक्ता आगाज है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे कि जनाब इस तरह के मॉब वायलेंस या फिर हुजूम के तशद्दुद के हमारे माशरे में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, क्योंकि ये अगर सिलसिला चल पड़ा तो फिर माशरे नहीं कायम रह सकते। फॉरन निप इट इन द बड जिसको कहा जाता है ना, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे और भी बहुत सी बातें हैं। लेट्स बिगिन विद दिस आवर्स टॉप स्टोरीज। शहबाज शरीफ को जहाजी साइज की काबीना मिल गई। महंगाई में कमी, इंतखाबी इस्लाहात, IMF से मामलात और बेहतर खारजा पॉलिसी पर फौरी काम करना पड़ेगा। इमरान खान जैसे जख्मी हरीफ को काबू करना भी आसान नहीं। मखलूत हुकूमत परफॉर्म ना कर सकी तो इलेक्शन में तमाम जमातों को कीमत चुकाना पड़ेगी। इंसाफ पर सिर्फ अमीर का नहीं, गरीब का भी हक है। नाज़िम जोकियो कत्ल पीपल्स पार्टी और निज़ाम के लिए टेस्ट केस बन गया। सिविल सोसाइटी भी खड़ी हो चुकी। इंसानी हकूक के चैंपियन अपने वादे पूरे करें। मुल्ज़िम जितना भी बाअसर हो, कानून के ऊपर नहीं हो सकता। छह मुल्ज़िमान को सजाए मौत, 9 को उम्र कैद और 72 मुल्ज़िमान को 2-2 साल कैद बामुशक्कत की सजा। अदालत ने सियालकोट में हजूम के हाथों कत्ल होने वाली श्रीलंकन मैनेजर का केस निपटा दिया। फैसला बता रहा है शिद्दत पसंदी के खिलाफ रियासत जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कायम है। और आज याद करेंगे 2 ऐसे लेजेंड फनकारों को, एक शहंशाह जज्बात तो दूसरा कॉमेडी किंग कहलाया। अच्छा, ये जो लास्ट विजुअल था ना, इसमें जिन 2 फनकारों को हम याद कर रहे हैं, शहंशाह जज्बात मोहम्मद अली साहब और कॉमेडी किंग उमर शरीफ साहब, वो दोनों इसमें मौजूद थे। ये लास्ट विजुअल में एक तकरीब में गालिबन कोई अवार्ड शो PTV वगैरह के होंगे, जिसमें मोहम्मद अली साहब ऑडियंस में कह लगा रहे हैं। एक्चुअली मोहम्मद अली साहब के ट्रिब्यूट के लिए ही था। अच्छा, और उमर शरीफ साहब परफॉर्म कर रहे हैं। सो व्हाट अ रेयर फुटेज, थिंग्स दैट यू गेट टू सी एट जियो पाकिस्तान। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और फाइनली विफाकी काबीना, जो कि ठीक ठाक बड़ी विफाकी काबीना है, उसने हलफ उठा लिया है। बाज़ लोगों ने अभी भी हलफ नहीं उठाया है, उसकी भी कुछ अंदर की कहानी सामने आ रही है। कुछ हैं अभी भी रिजर्वेशंस। मुख्तलिफ सियासी जमातें, जब आपको पता है, एक साथ हुकूमत बनाकर चलाने की कोशिश करती हैं, तो इख्तलाफात, मेरा ख्याल है कि इट इज़ नेचुरल कि इख्तलाफात तो होने ही थे। हाँ, एब्सोल्युटली। लेकिन लेट अस कंसंट्रेट, जो इस वक्त कैबिनेट जो बनी है, जहाजी साइज जिसका कहा जा रहा है जी, काबीना मिल गई है। वुज़रा की पहले वाली भी जहाजी थे। इमरान खान के दौर की याद ताज़ा करा दी है, बिल्कुल कंपैरिजन किया जा सकता है। 31 वुज़रा और 3 वुज़राए मुमलिकत पर मुश्तमिल नई वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। आपको विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला, मरियम औरंगज़ेब वज़ीर इत्तलात, मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना बना दिए गए। SN इकबाल वज़ीर मनसूबाबंदी, ख्वाजा साद रफ़ीक वज़ीर रेलवे, जो कि उनके पास एक्चुअली पहले भी थी, तारिक बशीर चीमा तहफ़्फ़ुज़ खुराक, JUI के असद महमूद को वज़ारत मवासलात, मुफ्ती अब्दुल शकूर को मजहबी अमूर का कलमदान दिया गया है और JUI के सेनेटर तलहा महमूद वज़ीर सैफरान होंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के इसरार तरीन को वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार बनाया गया है। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर, खुर्शीद शाह और शेरी रहमान को भी वजारतें दी गई हैं। बिलावल भुट्टो ऑल्दो तकरीब में मौजूद थे, लेकिन वो वज़ीर खारजा के ओहदे का उन्होंने हलफ नहीं उठाया है। दैट्स द इंटरेस्टिंग बिट इन इट। और सदर मुमलिकत, बता दें आपको, फिर तकरीब से नहीं उन्होंने कोशिश की या गवारा किया कि वो इस तकरीब का हिस्सा बने। ये सवाल बड़ा बनता है कि ऐसा क्यों हुआ है। सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ हैं, अतरकाज
काज़मी भी हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब। सबसे पहले तो आप बता दें, बिलावल भुट्टो का ये कहना कि पहले वो लंदन जाएंगे, नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे और फिर वो हलफ उठाएंगे, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? ये एक तो बदकिस्मती ये है कि हमें हर वक्त किसी न किसी लाडले का सामना होता है। अब पिछले कई साल हमें इमरान खान के लाडलेपन का सामना करना पड़ा और इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब जो है वो लाडले बनते जा रहे हैं। अब उनकी वजारत करने को जी चाहता भी है और मामलात अपने कंट्रोल में भी रखना चाहते हैं और थोड़ा सा शर्माते भी हैं ना, क्योंकि फिर तो वो शहबाज शरीफ की टीम का हिस्सा बन जाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक ये नखरा निकाल दिया। अब पहले जो काबीना की तश्कील में जो ताख़ीर हुई तो वो भी ज़्यादातर पीपल्स पार्टी की वजह से हुई और पीपल्स पार्टी का अगर आप देखें तो सबसे गैर मुतवाज़िन टीम उन्होंने दी है। वही चहीतों की, वही सिंध और जनूबी पंजाब तक उसको महदूद रखा है उन्होंने। अब एक तरफ महमूद साहब को उधर गवर्नर बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ उनके बेटे को इधर वजारत दे दी गई। फिर इसी तरह आप देखें तो जो सेंट्रल पंजाब है उससे सिर्फ कायरा साहब को एक वजारत दे दी गई है, वो भी मशावरत कश्मीर की। तो ये समझ से बालातर है कि क्यों आप भाई कोई दूसरी तरह की मखलूक है, या तो ना बने, बेहतर ये होगा कि फिर अपने ऊपर जबर करें और वजारत ना ले। साहब हम आपसे और पूछेंगे कि बिलावल साहब का आपने कहा कि ज़रा थोड़ा सा नखरा दिखा रहे हैं, वो नखरा क्या है? एज़ इन उनकी रेजर्वेशन या उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या है, दूसरा डिमांड क्या है, और दूसरा बलोच रहनुमाओं के तमाम मामलात क्या सेटल हो गए हैं, पर्टिकुलरली मेंगल साहब के, वो भी हम आपसे पूछेंगे। लेकिन उससे साथ साथ हम ज़रा अतर काज़मी साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहेंगे। अतर साहब, ये जो प्रेसिडेंट सेट की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जैसे कि सदर मुमलिकत बीमार पड़ गए जिस दिन उन्होंने वज़ीर आज़म की हलफ बर्दारी में शिरकत करनी थी, हलफ लेना था, आज भी वो हलफ नहीं ले सके, उन्होंने माजरत कर ली। तो ये जो हलफ लेते हैं ओहदेदारान, इनके हलफ का हिस्सा होता है कि ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट, अपने इनाद या मफाद को अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारियों के आड़े नहीं आने देंगे। ये ठीक रिवायत कायम की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, आप समझते हैं? अब देखें, टू बी ऑनेस्ट के सदर साहब ने क्यों ये हलफ नहीं लिया, मेरे पास कोई फर्स्ट हैंड मालूमात नहीं है। क्या उनकी सेहत ठीक नहीं है? नहीं, वो माजरत कर लिया उन्होंने, एंड इट इज मतलब ये तो इट इज राइटिंग ऑन द वॉल कि उन्होंने क्यों नहीं हलफ लिया। इसमें तो कोई पहेली नहीं है। मेरा ख्याल है जब वजीर आज़म का हलफ उठाना था। जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मसला ये है कि हम वहाँ पे बैठ के अखलाकियात की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे हमने देखा कि पिछले दिनों सिंध हाउस में जो लोग बैठे हुए थे, अब वही लोग मिनिस्ट्रियाँ भी ले रहे हैं। तो ऐसी अखलाकियात हैं हमारी सियासत की कि हम जिस तरफ भी देखेंगे हमें इस तरह की बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। आपने देखा कि किन लोगों को चुना गया उसमें की काबीना के अंदर, उसमें भी इतराज़ात हो रहे हैं कि बाप भी है, बेटा भी है, मुख्तलिफ लोग हैं। लेकिन अगर आप मुल्क की हालत देख लें, एक शख्स वज़ीर आज़म बन गया जो खुद इस वक्त ज़मानत के ऊपर है, उनके साहिबजादे वो भी ज़मानत के ऊपर हैं, उनको उन्होंने वज़ीर आला मुंतखब करवा लिया। तो मेरे ख्याल में जब हम इखलाकियात की, आइन की, कानून की बात करते हैं तो फिर हमें ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट को सामने रख के करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेट है, जो भी शख्स आइन के मुताबिक हल्फ उठाए, चाहे वो सदर मुमलिकत साहब हो या वज़ीर आज़म हो या कोई भी शख्स हो, आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन इस तरह होता नहीं है। यहाँ पे ये जो सब कुछ यहाँ पे हुआ गुज़िश्ता 2-3 हफ्ते के दौरान, मेरे ख्याल में उसके बाद फिर आइन और कानून की बात करना और ये कहना कि ये आइनी और कानूनी तरीकों के मुताबिक आई है ये हुकूमत, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा रिच। सर, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए ही अदालत का वो फैसला आया था और सर्टनली यही कोशिश की जा रही थी। बाकी तो सियासतदानों की तरफ से, पर्टिकुलरली कुछ रहनुमाओं की तरफ से हद्दुल इम्कान ये कोशिश कर ली गई थी कि आइन और कानून को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाए, लेकिन फिर अदालत भी हरकत में आई ना। ऑल्दो आपको उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सलीम साफ़ी साहब, आप ज़रा इसमें कुछ ऐड करना चाहें? दूसरा ये कि मेंगल साहब वाले मामला तय हो गए हैं और बिलावल भुट्टो को आखिर मसला क्या है सर, प्लीज़ बताएं। देखिए, एक तो अखलाकियात की जो काज़मी साहब ने बात की ना, तो ये अखलाकियात कब से इस मुल्क से रुखसत हो चुकी हैं, सियासत से भी, सहाफ़त से भी। मसलन हम नहीं जानते कि ये PTI किस तरह बनाई गई थी। डंडे की ज़ोर पे ये शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, अलीम ख़ान, ये सब डंडे की ज़ोर पे उसमें शामिल करवाए गए थे। फिर पिछले इलेक्शन में मैंने न वोट डाला था,
न वोट, क्योंकि हम उसको इलेक्शन नहीं मानते थे। वो हम यहाँ पे RTS फेल करवाया गया। किस तरीके से इमरान खान के केसेस को, जब इमरान खान भी हलफ उठा रहे थे ना वज़ीर आज़म के तौर पर, तो उन्होंने उससे पहले सिविल नाफरमानी का ऐलान किया था। वो PTV हमला केस के मुलजिम थे। वो पार्टी फंडिंग केस का जो गैर मुल्कियों से पैसा जमा किया गया है उसके भी वो मुलजिम थे। तो पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं है, और इससे और भी बहुत सारे जराइम उससे पहले हुए थे। आप देखें कि धरनों के दौरान क्या कुछ नहीं हुआ था यहाँ पे, क्योंकि हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, तो हमने तो इन चीज़ों का सामना किया है कि वो बिजली के बिल जलाते थे। अगर किसी और महज़्ज़ब और कानूनी मुल्क में कोई बंदा बिजली के बिल जलाए और सिविल नाफरमानी का ऐलान करे, तो फिर आपने देखा कि हमारे यहाँ पे कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम भी रहते हैं साफी साहब। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं। नहीं, मैं किसी को ताना नहीं मार रहा हूँ ना। मैं ये जो जुल्फी बुखारी और ये जो बाहर से बरामद शुदा शहबाज गिल और ये वाले लोग हैं ना, इसमें पाकिस्तान की ये भी है कि देखिए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि गैर मुल्की शहरी जो है जिसने किसी और की वफादारी का हलफ, अफ़गानिस्तान के आइन में भी था, हामिद करज़ई में भी, वो पार्लियामेंट के रुकन नहीं बन सकते। हम नहीं जानते कि किस तरह जुल्फी बुखारी को यहाँ पे एंटर करवाया गया, तो फिर सेनेट में किसकी अक्सरियत थी, उसको किस तरह अक़लियत में बदल दिया गया। तो नैब को किस तरह, चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके, ख़ुद इमरान खान ने, मेरे पास सबूत है उसके कि चेयरमैन, और ये मैं सामने लाऊंगा कि चेयरमैन नैब को किस तरीके से ब्लैकमेल करके उनके ज़रिए काम करवाते रहें। फिर मीडिया के साथ क्या कुछ होता रहा। सर वो हम तो मीडिया वालों को मतलब किसी और तरफ से मैनेज किया, सभी को पता है कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड उनकी हैसियत हो गई थी आफ्टर दोज कंट्रोवर्शियल वीडियोस। नहीं, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपने मुआविन ख़ुसूसी के उससे चलवाई थी और बाकी अपने पास रखी हैं, और उसके बाद उस खातून का इंटरव्यू चलना था। ये सारी चीज़, तो ये चीज़ें पाकिस्तान से रुखसत हो गई हैं। काज़मी साहब ये चीज़ ठीक कह रहे हैं। इस वक्त हम प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। ये कल भी सिलेक्टेड असम्बलियाँ थी, ये सेनेट भी सिलेक्टेड है, ये सूबाई असम्बलियाँ भी सिलेक्टेड है और आज भी सिलेक्टेड है, और कल भी डिफेक्टो हुकूमत थी और आज भी डिफेक्टो हुकूमत है। तो इसमें हम अखलाकियात की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। और मैं बिलावल के उस पर, अब पीपल्स पार्टी और PTI से और नून लीग से आप अखलाकियात की तवक्को करते हैं, या हम मीडिया वाले खुद हमारे अखलाकियात क्या हैं? इस वक्त हम प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की बात करें कि भाई आपने वज़ीर बनना है, तो फिर नखरे की क्या ज़रूरत है? फिर जब दूसरे हलफ उठा रहे हैं तो आप भी उन वज़रा की तरह हलफ उठाएं। चलें अब्दुल्ला, सवाल था और ये पार्टी लीडर है और शर्म आती है तो फिर ना बने वज़ीर। फिर ना बने वज़ीर। बात शख्सियत ऐसी होती है, उन पे थोड़ा सा टेंट्रम सूट भी करता है जी। ओके फाइन, चलिए अब्दुल्ला का अपना ओपिनियन है। वैसे अतर काज़मी साहब आपसे भी पूछ लें कि अब ये एक बड़ी हाइब्रिड किस्म की जो काबीना बनी है, परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। इलेक्शंस में इतनी देर नहीं रही, साल 1.5 साल से भी शायद कम ही है। आपको क्या लगता है कि इनकी परफॉर्मेंस, डिस्पाइट कि किस तरह इन लोगों के पुराने एक दूसरे से इख्तलाफात रहे हैं, अब मिल के काम करना है, ये चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी? नंबर 1। नंबर 2, सदर से क्या रिलेशनशिप रहेगी? सदर तो अब मिलते भी नहीं है, इन्होंने हलफ भी नहीं उठाया, तो ये काम किस तरह आगे चलेगा? देखिए, जहाँ तक रिलेशनशिप का ताल्लुक है हुकूमत के विदिन, अगर आप देखें जब से ये हुकूमत बनी है, काबीना बनाने में भी डिले हुआ, उसकी क्या वजह है? मुझे ये लगता है कि जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि इस हुकूमत का जितना भी नज़ला है वो नून लीग के ऊपर गिरे, और इसीलिए वो बिलावल को भी आगे नहीं लेके आना चाह रहे, और उन्होंने पहले इस तरह का भी सिग्नल दिया कि हम काबीना में नहीं जाएंगे। असफंजार वली साहब का भी इस तरह का एक बयान रिपोर्ट हुआ कि हम भी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये मुश्किल हालात हैं। जो लोग पहले कहते थे कि जी आलमी प्राइसेस हमें ना बताएं, लेकिन हकीकत यही है कि शहबाज शरीफ साहब को मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। हो सकता है कि महंगाई भी हो, तो इस वक्त जरूरी है कि जिन्होंने भी मिल के हुकूमत गिराई है, जो जमाते हैं वो आए आगे और साथ मिल के हुकूमत चलाएं। तो मेरे ख्याल में उनकी ख्वाहिश ये है कि काज़मी साहब, ये मुश्किल हालात 2 हफ्ते में तो पैदा नहीं हुए। इसका मतलब है कि इन मुश्किल हालात में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन जो अभी 2 हफ्ते पहले रुखसत हुई है हुकूमत, उसका भी होगा। पर्टिकुलरली पेट्रोल और 2 हफ्ते में नहीं हो सकता। तो इसका हल भी कुछ देर और बिजली पे जो सब्सिडी दी जा रही है उससे तो लिटरली खरबों का नुकसान हो चुका है और मुसलसल अरबों का नुकसान हो रहा है। मतलब इन मुश्किल हालात की जिम्मेदारी इन पे डालें या उन पे भी उतनी डालें?
देखिए, मैं जो बात कर रहा था, मैं आलमी महंगाई के हवाले से बात कर रहा था कि जो आलमी सतह के ऊपर जिस तरह पेट्रोल की कीमत है, गैस की कीमत है, जो आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, उनकी कीमतें आपको बढ़ानी पड़ेंगी, चाहे वो पिछली हुकूमत ने बढ़ाई हैं या ये हुकूमत बढ़ाएगी। लेकिन मसला ये है कि ये हुकूमत पहले मानने के लिए तैयार नहीं थी कि आलमी सतह के ऊपर ये मसाइल हैं। तो अब अगर हम ये कहें कि नहीं जी, इनको नहीं बढ़ानी चाहिए, ये जुल्म कर रहे हैं, तो वो हमारी बदनीति होगी। ये मानना पड़ेगा कि मुश्किल हालात हैं ओवरऑल जो पूरी दुनिया में इस वक्त माहौल है। दूसरी बात यह है कि जो सब्सिडी दे रहे हैं, पेट्रोल के ऊपर भी सब्सिडी दे रहे हैं, और इन्होंने आते साथ ही कहा कि खजाना खाली है, तो फिर वो सब्सिडी कहाँ से दी जा रही है? अगर खजाना खाली है तो आप सब्सिडी खत्म करें, कौम को बताएं कि खजाना खाली है। उन्होंने तो आते साथ ही तनख्वाहें भी बढ़ा दी, साथ ही पेंशन का भी ऐलान कर दिया, फिर उसके ऊपर यू टर्न भी ले लिया। तो मसला ये है कि आप देख के चलें, इतनी जल्दी क्या है आपको, आपके पास हुकूमत आ गई है। अभी तक उनको लगता है, खुद भी यकीन नहीं आ रहा कि हम लोग हुकूमत में आ चुके हैं। और जिस तरह साफ़ी साहब ने फरमाया, और मैं उनसे एग्री करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत सारी ताकतें हैं जो बैकग्राउंड में भी होती हैं, बहुत कुछ है, वो सब कुछ देख के ही आपको जो है ना फैसला करना पड़ता है। और मेरे ख्याल में साफ़ी साहब, लास्टली मेरे पास 30 सेकंड होंगे, बताइएगा। कल परसों फवाद चौधरी साहब की भी बात सुने थे, वो कहते हैं हम फिर हमारे मुतालबात यानी कि अर्ली इलेक्शन के, और अगर हमें दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो हम इंतहाई कदम उठा लेंगे। क्या सोच विचार है, ये इंतहाई कदम क्या हो सकता है? ये भी किसी किस्म का सरप्राइज निकल सकता है अल्टीमेटली। नहीं, देखिए, नाजायज़ असम्बलियाँ थी, नाजायज़ इंतखाबात थे, डंडे की ज़ोर पे सब कुछ हुआ था। तो उसका ये मतलब नहीं है कि जो सिलेक्टेड असम्बलियाँ हैं, शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बन जाने से वो इलेक्टेड बन गई। इस मुल्क के मसाइल का हल फ्री एंड फेयर इंतखाबात ही है, और जल्द अज जल्द उनकी तरफ उनको जाना चाहिए। बाकी जो है, और इस हुकूमत की पहली और आखिरी तरजीह ये होनी चाहिए कि वो पिछले इंतखाबात की तरह नहीं, बल्कि आज़ादाना और मुनसिबाना इंतखाबात के लिए रास्ता हमवार करें। और ये जो फवाद चौधरी वग़ैरह का खौफ है, क्योंकि ये बहुत आर्जी एक जाग है, हर किसी को पता है इमरान खान ये जो चूरन बेच रहे हैं कि मुझे अमेरिका ने निकाला है, तो ये इस तरह है कि कल मौलाना फजलुर रहमान ये दावा करे कि जी मैं पाकिस्तान को लिबरल बना रहा था तो मुझे इस तरह निकाला गया। लोग जानते हैं एक लाइन में बता दीजिएगा, मौलाना फजलुर रहमान और PMLN और दीगर जमातें अर्ली, मौलाना तो कह रहे हैं ना कि फौरी इंतखाब होने चाहिए, बाकी सब भी एग्रीड, और थोड़े से आजकल वैसे वो नाराज भी हुए हैं। नहीं, इस वक्त तो देखें कि खुद जो इस्टेब्लिशमेंट है उनकी तो ख्वाहिश ये है, या जो लोग इमरान खान को लाने वाले थे कि ये चलें। बाकी ये जो PTI का खौफ है ना, इनके सेकंड टियर का, क्योंकि इनको तो न नैब का खौफ था, न मीडिया, किसी और तरफ से हमें डंडा दिया गया था कि हमें मैनेज किया जा रहा था, अदालतों को मैनेज किया। तो इन्होंने जिस तरीके से करप्शन की है ना, तो आप माजी की तमाम मिसालें भूल जाएंगे। तो अभी इन लोगों के केसेस तैयार हैं, जितने भी कैबिनेट मेंबर हैं, तो ये सेकंड टियर नहीं रहेगा इनका कुछ महीने बाद। तो अपोजिशन को भी इलेक्शन से नहीं डरना चाहिए, जल्द अज जल्द इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। राइट, सलीम साफ़ी साहब, अतहर काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, जहाज़ी साइज की काबीना ने हलफ उठा लिया होगा, लेकिन एक डॉलर की प्राइस आपको बता दें कि एक दिन में ही 3 रुपए से जायद इंटरबैंक में डॉलर की प्राइस बढ़ गई है। ऑलमोस्ट 186 रुपए से जायद का इस वक्त डॉलर इंटरबैंक में फ्लोट हो रहा है, फरोख्त हो रहा है। और ओपन मार्केट में तो आप ना ही पूछे, हालांकि बीच में नीचे भी आया था, आपको पता है। हाँ बिल्कुल, जैसे ही वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला था शहबाज शरीफ साहब ने, जरा उनके मनसब से तो नहीं, इसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जरा एसोसिएट करना चाहिए। अच्छा जी, एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी हमारे पास है, आपको बताएं कि एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद वैस ने गवर्नर पंजाब को कानूनी राय भिजवा दी है। उस्मान बुज़दार का वज़ीर आज़म के नाम इस्तीफ़ा आइन के आर्टिकल 130 सब सेक्शन 8 की खिलाफ वर्जी है। उस्मान बुज़दार के इस्तीफे से आर्टिकल 130 के सबसेक्शन 8 के आइनी तकाजे पूरे नहीं हुए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस्तीफ़ा गवर्नर के बजाय वज़ीर आज़म के नाम लिखा। तो मेरा ख्याल है कि ये एक कानूनी लकूना निकालने की, एक इशू बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले आपको बताइए कि ये जो परवेज़ इलाही साहब का इंतखाब है, सारा मरहला इसीलिए हो रहा था क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब मुस्ताफ़ी हो गए थे, और परवेज़ इलाही साहब एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के मुश्तरका उम्मीदवार भी थे। लेकिन अब ये याद आया है इन्हें कि उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा तो कानूनी नहीं है, तो इनको कैसे लगाया। वैसे आई सिंसियरली फील बैड फॉर परवेज़ इलाही, इनको काफ़ी गोल गोल घुमाया गया है बीच में, क्योंकि अभी तो ये भी नहीं पता
कि बुज़दार साहब सीएम हैं कि नहीं है। अब ये इशू बनाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, क्योंकि ऑलरेडी वोटिंग हो चुकी है पंजाब असम्बली में, जिसमें हमजा शहबाज शरीफ साहब कामयाब हुए हैं। ऑल्दो गवर्नर जो हैं पहले उनकी हलफ बर्दारी के मामले में लेतोलाल से काम ले रहे हैं, वो कह रहे हैं जी ये तो हुआ ही नहीं है आईनी प्रोसेस, और अब ये नया मामला सामने आ गया है। जी अच्छा जी, कुछ मनाजिर आपको दिखाने हैं। कराची में नाजिम झोंकियों के हवाले से सिविल सोसाइटी जो है वो एक प्रोटेस्ट कर रही है। नाजिम झोंकियों कत्ल केस के सिलसिले में आपको पता है सारी नो कॉन्फिडेंस मोशन का सबसे गलीज, सबसे बदबूदार और सबसे घिनौना पहलू ये था कि एक कत्ल के मुलजिम को जिस तरह इज्जत देकर, तकरीम देकर, हार पहनाकर, उसका इस्तकबाल कर कर उसको इस सारे प्रोसेस का हिस्सा बनाया गया। मतलब अगर ये वोट ना भी होता, सवाल सिंध हुकूमत से बनता है कि वो ये क्या कर रहे हैं। एक शुड हैव बीन एन ओपन एंड शट केस। वो बंदा मरने से पहले खुद बता गया कि वो उसको कितने थ्रेट्स हैं, और फिर भी। और अफसोस ये होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इंसानी हकूक, आज़ादी इजहार और इन तमाम मामलात में अपने आप को इनकी रहनुमा समझती हैं अपने तय अपने आप को, लेकिन ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड नोबडी वुड लेट यू फॉरगेट ऑल दिस। नाजिम झोंकियों कत्ल केस को एक एग्जाम्पल के तौर पर सामने आना पड़ेगा। सिविल सोसाइटी भी अब बाहर निकल आई है, मीडिया हम आवाज हो गया है। पहले तो आपको पता है ये पॉलिटिकल केओस इतना ज्यादा था ना, जरा उसमें सारे मसरूफ थे, लेकिन दिस इज नॉट ऑन एंड कोई भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं इसके कातलों को, ये भी एक बात है कि क्योंकि असर और रसूख है उनका। अगर 174 की जगह 173 वोट हो जाते तो क्या फर्क पड़ता। ये एक काला धब्बा है पीपल्स पार्टी के ऊपर। वैसे ही उनको बहुत क्लियर और क्लैरिटी करने की जरूरत है। बहुत सी और पुरानी चीजें भी हैं, अब इसको ऐड करने की क्या जरूरत है। दिस शुड बी डेल्ट विद एसएप, क्योंकि एक तो पूरा पाकिस्तान अब बड़ा कॉन्शियस हो चुका है, सारों की नजरें भी इस केस पे हैं। इंडीड आप देखें सिविल सोसाइटी मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज कर रही है, सोशल मीडिया पे इस सिलसिले में खासी आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। और ऐसे मक्खन में से बाल की तरह इस मामले में से मरकजी मुलजिम को और इसके हमनवाओं को निकालने की कोशिश की जा रही है। और नाजिम झोंकियों की बेवा के मुताबिक बयानात मीडिया पे सामने आ चुके हैं। मतलब दिस वॉज अटरली डिसगस्टिंग, जिस तरह से उसको वापस बुलाया गया दुबई से और जिस तरह से उसको इज्जत दी गई, उसका इस्तकबाल किया गया, इसको एस्कॉर्ट किया गया। दिस वॉज डिसगस्टिंग। नाजिम झोंकियों कत्ल केस हमारे निज़ाम इंसाफ का बेशक मजाक उड़ाया जा रहा है और मुल्क में इंसानी हकूक की सबसे बड़ी अलंबरदार पीपल्स पार्टी का इस केस में रोल जो है वो बिल्कुल हैरान कुन भी है और येट अफसोसनाक इसलिए भी है बिकॉज ऑलमोस्ट आप एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि इस किस्म की चीज़ें होंगी। नाजिम झोंकियों के कत्ल के मुलजिम पीपल्स पार्टी के MNA जाम अब्दुल करीम जमानत पर है। मैंने कहा नाम ज़रूर लेना चाहिए कि एक्चुअली किसकी बात हो रही है। इस बारे में हम तफसीली बात भी करेंगे। इस मामले को तो हम नहीं छोड़ने वाले और ना सिविल सोसाइटी आई गेस एंड वी होप कि छोड़ेगी और इस मामले को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस मामले पे क्लीन आना चाहिए, जवाबदेह होना पड़ेगा। यस, गिव अ स्टेटमेंट ऑन दैट। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, वेलकम बैक। नाजिम झोंकियों हाँ से मुताल्लिक हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। इस पे हम आगे चलकर मज़ीद कुछ सहाफ़ियों और कुछ लोगों से बात करेंगे, लेकिन अभी एक ट्रिब्यूट हमने शामिल करना है चूँकि हुमा की बहुत कोशिश, इसरार और फरमाइश है। जब हम ब्रेक में थे ना तो हमने ट्रिब्यूट से ही आना था, अब तो ने कोई और स्टार्ट कर दिया, इसीलिए तो मेरा मूड इज समथिंग एल्स ऑल टुगेदर। ऑब्वियसली अगर हम कोई और सीरियस डिस्कशन कर रहे होते तो इट वुड बी डिफरेंट। अच्छा चलें, ठीक है, ट्रिब्यूट दें फिर बताएं। अच्छा जी, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मोहम्मद अली साहब को लेजेंडरी जी हमारे अदाकार, मैं इनको अदाकार कहूँ, ही इज़ आर, जब हम पाकिस्तानी एक्टर्स का नाम लेते हैं ना कि हमारे पीछे से कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े एक्टर्स आ रहे हैं, तो मोहम्मद अली इज़ वन, वहीद मुराद इज़ वन, और आज ट्रिब्यूट है मोहम्मद अली को। अच्छा, वैसे कितना डिफरेंट क्राइटेरिया होता था ना उस ज़माने में हीरो होने का भी। अच्छा, ये जो ओए होए था ना, चले ठंडी हवा छमछम, अब मोहम्मद अली साहब को देखें, उनका कद काट, उनका रुतबा, तो वो ओए और ओए होए बहुत गैर ज़रूरी था इसमें,
गैर आईनी तो नहीं कहेंगे, लेकिन गैर जरूरी जरूर है। हर चीज आजकल वैसे गैर आईनी हो जाती लेकिन है। ये इस अब के वक्तों में ये होता तो मैं इसको गैर आईनी कह देती, ये ओए होए बनता नहीं था इधर। अच्छा, ये ओए होए बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था। खैर जनाब, टेकिंग यू बैक टू समथिंग वी वर टॉकिंग अबाउट अर्लियर नाज़िम, बट वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। और बड़ी खबर ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पहली मुलाकात हुई है और उसमें मुल्क की सलामती और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई है और मौजूदा हालात का जायजा भी लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। याद रहे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अलालत के बायस इनकी तबीयत नासाज थी, उसकी वजह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत नहीं कर सके थे, और जिसकी वजाहत DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब से चंद दिन पहले, जिसमें उन्होंने ये भी वाज़े किया कि कोई साजिश नहीं हुई गुज़श्ता हुकूमत के ख़िलाफ़, उसमें वाज़े कर दिया था कि आर्मी चीफ की तबीयत नासाज थी। उस दिन वो ऑफिस भी नहीं आए थे, इसीलिए हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत भी नहीं कर सके थे। और अब बिलाखिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पहली मुलाकात हुई है जब से उन्होंने वज़ीर आज़म का मनसब संभाला है। ब्रेक ले रहे हैं अभी। वेलकम बैक। अच्छा, मौसम की थोड़ी सी बात हो जाए कि मौसम को क्या हो गया। वैसे तो इस्लामाबाद वालों के लिए अच्छा ही रहा मौसम, कि कल बारिश हुई है सुना है आप लोगों के यहाँ, सो इट्स गेटिंग बेटर। बट इफ़ यू टॉक अबाउट कराची में, अच्छा पहले इस्लामाबाद देख लें, मैं भी देख लूँ। अच्छा, ये इस्लामाबाद के बारिश के मनाजिर जब आप बहुत दिन बाद देखें ना, और तो लाइटनिंग चेक करें पीछे, तो वो बारिश जब ज़मीन पे पड़ती है और जब मिट्टी और ज़मीन से खुशबू उठती है ना, वो खुशबू एट टाइम्स आप देख के महसूस जी, इस पे बड़ी शायरी भी हुई है और गाने शाने भी लिखे जाते हैं। अच्छा, कोयटा में भी बारिश हुई है, कोयटा के बारे में भी यही और कराची के गिरदोनवाज से भी कुछ ऐसी इत्तलात थी कि बारिश हुई है, लेकिन कराची को बारिश ने या फिर बारिश ने कराची को ऐसे इग्नोर किया जैसे एट टाइम्स माँ बाप को उनके बच्चे करते हैं। कभी कभार माँ बाप भी चुन के ना कुछ 4-5 बच्चे हो तो एक दो को इग्नोर कर देते हैं। एनीवे, सोचा आपको जरा मौसम दिखा दें। ऑलराइट, वील सी यू इन द सेकंड आवर ऑफ जियो पाकिस्तान।